हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास बायोलॉजी के कीवर्ड पॉइंट। आपको पता होगा कि कीवर्ड जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी सब्जेक्ट का। तो आज हम प्रत्येक कीवर्ड को बात करेंगे। तो आपका पहला कीवर्ड जो आता है वो है जैव प्रक्रम। आपको कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में ये कीवर्ड सीधे पूछ दिए जाते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सुने और उन सारे शब्दों पे गौर करते रहें। अगर शब्दों की जानकारियाँ हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहला जैव प्रक्रम, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों के अनुरक्षण यानी रक्षा का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। पोषण, वह विधि जिसमें पोषक तत्वों को ग्रहण कर जैव प्रक्रम हेतु उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। आगे है स्वाद कलियां, जीव के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर पाइपल होते हैं, इन्हें स्वाद कलियां कहते हैं और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, स्वाद की पहचान करते हैं। पाचन, वह जैव प्रक्रिया जिसके द्वारा जटिल और अघुलनशील भोज्य पदार्थों का विखंडन सरल एवं घुलनशील ऊतकों द्वारा ग्रहण करने योग्य पदार्थों में होता है, पाचन कहलाता है। पाचक ग्रंथि, जीव के पाचन क्रिया हेतु आहार नाल से संबंध ग्रंथियों को पाचक ग्रंथि कहते हैं, जो पाचन क्रिया में सहायता करता है। आहार नाल, सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं एवं मानव में भोजन के पाचन हेतु निर्मित विशेष अंग आहार नाल कहलाता है। आगे है आपका दोस्तों क्रमाकुचन गति, भोजन के ग्रास नली में पहुंचने के बाद इनकी दीवारों में होने वाली नियमित गति को क्रमाकुचन गति कहते हैं। आगे है काइम, आमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह स्वरूप को काइम कहते हैं। और एक है चाइल, भोजन के रूप पाचन के काइम के तरल रूप को चाइल कहते हैं। आपका है मोलर, तो मोलर किसे कहते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार के दांत का कार्य भोजन को कुचलना और पीसना होता है, जिसे हम चहुआ भी कहते हैं। एमाइलेज, लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च या माल्टेज से परिणत करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। 12 है दंत पलाक, तो जो दांतों के ऊपर पाई जाने वाली अस्थाई परत जो दांतों की अच्छी तरह साफ नहीं करने पर बनती है, दंत पलक कहते हैं, जिससे दांत पीला दिखने लगता है। आगे है दोस्तों दंत अस्थिछ है, दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करने से बैक्टीरिया दांतों में रासायनिक क्रिया करके छिद्र बना देता है, जिसे दंत अस्थि क्षय कहा जाता है। क्रमाकुचन गति, तो आगे है ग्रास नली की दीवारों में संकुचन एवं शिथिलन यानी सिकुड़ना और फैलने की क्रिया को क्रम से लगातार होती रहती है और इस क्रिया को क्रमाकुचन या प्रिस्टेलाइसिस कहते हैं। पीत, यह हरा रंग का एक क्षारीय द्रव है जिसका स्राव यकृत द्वारा होता है। आगे है आपका पित्ताशय, तो यकृत कोशिका द्वारा स्रावित पीत को संचयन करने वाली छोटी थैली नुमा रचना को पित्ताशय कहते हैं। आगे है आपका स्वपोषण, तो पोषण की वह विधि जिसमें स्वयं अपना भोजन संश्लित यानी कोई जीव अगर स्वयं अपना भोजन बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वयं अपना भोजन संश्लित करते हैं, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। परपोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके दूसरे स्रोत से या दूसरे जीव से प्राप्त करता है, तो उसे हम परपोषण कहते हैं। आगे है दोस्तों विषम पोषी पोषण, वह पोषण पद्धति जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संपोषित न करके अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं। आगे है दोस्तों मृतजीवी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करता है, यानी जो मृत जीवों से पोषण प्राप्त करता है। आगे है दोस्तों आपका परजीवी,
परजीवी पोषण, तो इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वहीं आगे है प्राणी संपोषण, तो वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। एवं वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है प्राणी समभोजी कहलाते हैं। स्वपोषी, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। अस्टोमाटा, एक शब्द है अस्टोमाटा, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र जिनकी मदद से गैसों का आवागमन होता है, उस छिद्रों को हम अस्टोमाटा कहते हैं। आगे है दोस्तों अप्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का द्वितीय चरण जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन या स्थिरीकरण होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया कहलाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश अनिवार्य नहीं है। कूटपाद, अमीबा में पाई जाने वाली रचना जो भोजन अंतर्ग्रहण तथा चलन में मदद करता है कूटपाद कहलाता है, अर्थात कूटपाद अमीबा में का अंग है। 27 सीलिया, ये पैरामीशियम के ऊपर पाए जाने वाले प्रचलन अंगक को हम सीलिया कहते हैं। आगे अपघटक, मृतजीवी को अपघटक कहा जाता है जो मरने के बाद जीवों के शरीर पर उत्पन्न हो जाते हैं और उसे अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। अपमार्जक, वैसे जंतु जो अन्य जंतुओं के मृत शरीर के सड़े गले मांस को खाते हैं अपमार्जक कहलाते हैं। वहीं आगे है परजीवी, वैसे जीव जो दूसरे जीव या पोषी के स्थायी या अस्थायी संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। आगे है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, स्वपोषियों में होने वाली वह मूलभूत प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे CO2, H2O एवं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। आगे है दोस्तों 32वां प्रकाश संश्लेषी अंग एवं अंगक, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग एवं हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। आगे है दोस्तों क्लोरोफिल, जिसको हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला वर्णक जो सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करता है क्लोरोफिल कहलाता है। प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का प्रथम चरण जिसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, जल का प्रकाश द्वारा अपघटन होता है प्रकाशी अभिक्रिया कहलाता है। पोषी, परजीवी में अपना भोजन प्राप्त करता है उसे पोषी कहते हैं। परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे हम पोषी कहते हैं। आगे है पाइसीकरण, पीत के लवणों की सहायता से भोजन में मौजूद वसा के विखंडन की क्रिया पाइसीकरण कहलाती है, यानी वसा विखंडन की क्रिया पाइसीकरण कहलाती है। आगे एंजाइम, जटिल भोज्य अणुओं का जलासन यानी खंडन कर छोटे अणुओं में परिवर्तित करने वाला जैव उत्प्रेरक अभिकर्मक एंजाइम कहलाता है। जैव उत्प्रेरक अभिकर्मक एंजाइम कहलाता है। गैस्ट्रन, मनुष्यों के आमाशय की दीवार में स्रावित होने वाले हार्मोन गैस्ट्रिन है। एवं सीकम, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जिसे सीकम कहा जाता है। आगे है दोस्तों आपका अपेंडिक्स, यह मनुष्य के आहार नाल में पाए जाने वाला एक अवशेषी अंग है, मतलब इस अंग का अब मनुष्य के शरीर में कोई कार्य नहीं है। अब हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है श्वसन। श्वसन के कुछ मुख्य शब्द हैं। श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप जिनके द्वारा सजीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है श्वसन कहलाता है। प्रश्वास, श्वसन क्रिया के दौरान हवा का नासिक से फेफड़े तक पहुंचना एवं हवा के ऑक्सीजन का फेफड़े की दीवारों में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में जाने की क्रिया प्रश्वास कहलाती है। उच्छ्वास, रक्त से फेफड़े में आए कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ नासिक से बाहर निकलना उच्छ्वास कहलाता है। श्वासोच्छ्वास,
श्वसन अंगों द्वारा वायुमंडल या जल से ऑक्सीजन ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। आगे है दोस्तों नासा द्वार। मानव में वायु प्रवेश होने का मार्ग नासा द्वार अर्थात नाक कहलाता है। आगे लैरिंक्स या स्वर यंत्र। मानव के ग्रसनी के द्वार के ठीक नीचे अवस्थित एक संरचना लैरिंक्स या स्वर यंत्र कहलाती है। डायफ्राम गुंबद के आकार की संरचना जो वक्षीय गुहा को उदर गुहा से अलग करती है डायफ्राम कहलाता है। श्वसन की विमुक्त ऊर्जा एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा विमुक्त होती है। मतलब एक अणु ग्लूकोज जब टूटता है ऑक्सीकरण होता है तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है, इसलिए एटीपी विखंडन एक अणु एटीपी और एडीपी के टूटने पर 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा विमुक्त होती है। कोशिकीय ईंधन। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ग्लूकोज के अणु श्वसन क्रिया में विखंडित होकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में होने वाले वह प्रक्रिया जिससे ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण के पश्चात पाइरूवेट बनता है ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। इस दौरान 8 अणु एटीपी का उत्पादन होता है। आगे फेफड़ा। यह मनुष्य का श्वसन अंग कहलाता है। यह 2 स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा संरचना है जो मनुष्य के वक्ष गुहा में पाई जाती है। आगे गिल्स। यह मछली सीप झींगा जैसे जलीय जीवों का श्वसन अंग है। ट्रैकिया। यह तिलचट्टा टिड्डा आदि कीटों का श्वसन अंग है। कीटों के श्वसन अंग को ट्रैकिया एवं जलीय जीवों के श्वसन अंग को गिल्स कहते हैं। आगे है कुपिका या एलिवियोलाई। फेफड़े में विभाजित होकर बनने वाली नलिकाओं के अंत में अवस्थित गुब्बारे जैसी संरचना या गैसों का विनिमय होता है कुपिका कहलाती है। जहाँ गैसों का विनिमय होता है मतलब गैस आदान प्रदान होते हैं। कांची। नासिक बेसेम की टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह दीवार कांची कहलाती है। प्लूरल गुहा। हृदय के इधर उधर अवस्थित गुहा जिसमें फेफड़ा स्थित होता है प्लूरल गुहा कहलाता है। अनॉक्सीकृत रक्त या सीरिय रक्त। अशुद्ध रक्त जिसमें अनॉक्सी हीमोग्लोबिन होता है अनॉक्सीकृत रक्त या सीरिय रक्त कहलाता है। पैराइटल प्लूरा। फेफड़ों के चारों ओर पाए जाने वाले पतले आवरण को पैराइटल प्लूरा कहा जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के संयोग से बनने वाला यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। अनॉक्सी हीमोग्लोबिन CO2 का रुधिर के हीमोग्लोबिन से संयोजन के बाद बना यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। अनॉक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से जो हीमोग्लोबिन में मिला रहता है रक्त में मिला रहता है उसे हम अनॉक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जैव ऊर्जा। एटीपी को जैव ऊर्जा कहा जाता है क्योंकि इनका उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में होता है। घ्राण क्षेत्र। यह मनुष्यों के नासिक के अंदर का विशेष क्षेत्र होता है जो सूंघने की क्षमता प्रदान करता है। बाह्य श्वसन। वे क्रियाएं जिनके द्वारा बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को कोशिकाओं में लाया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के श्वसन अंगों द्वारा बाहरी वातावरण में निष्कासित किया जाता है बाह्य श्वसन कहलाती है। आगे आपका अंतःश्वसन या कोशिकीय श्वसन। वैसी श्रृंखलाबद्ध जैव रासायनिक प्रक्रियाएं जिनके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है अंतःश्वसन कहलाती है। आगे है दोस्तों वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहलाता है। अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। आगे 28 किण्वन। यह एक प्रकार का
अवायवीय श्वसन है जिसमें इष्ट जटिल कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज को विक्षेपित कर एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अर्थात ग्लूकोज का एल्कोहल में बदलना, एथेनॉल में बदलना किण्वन कहलाता है। अगला चैप्टर आपका है परिवहन। इस परिवहन चैप्टर से कुछ प्रमुख शब्द हैं। परिवहन तंत्र जीव शरीर के भीतर उपयोगी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने हेतु शिथिल तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। जाइलम पौधे में पाया जाने वाला अस्थायी जटिल ऊतक जो मृदा से प्राप्त जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है, जाइलम कहलाता है। फ्लोएम पौधे में पाया जाने वाला संवहन ऊतक जो पत्तियों द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थों का संवहन करता है, फ्लोएम कहलाता है। चालनी नलिकाएं, ये नलिकाएं पौधे के फ्लोएम की निर्माणकारी घटक होती है जो हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में वितरित करती है, चालनी नलिकाएं कहलाती है। विसरण गैस अणुओं का सांद्र क्षेत्र से तनु क्षेत्र की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। परासरण विलायक के अणु के तनु घोल में से एक अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा सांद्र घोल की ओर गमन करना परासरण कहलाता है। आपका आगे है वाष्पोत्सर्जन। पौधों के वायवीय भाग में जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। आगे है रसोरोहण। जड़ों के मूल रोम से जल तथा घुलनशील लवणों को पत्ती तक पहुँचने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। आगे स्थानांतरण। पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने की क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी रहित, मतलब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जिसमें ना हो, प्लाज्मा कहलाता है। सीरम फाइब्रोनोजिन रहित फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं, मतलब जिसमें क्या हो, फाइबर ना हो। वैसी प्लाज्मा जिसमें फाइबर ना हो सीरम कहलाता है। लिंक या लसिका या उत्तक द्रव उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित डब्ल्यूबीसी सहित आरबीसी रहित डब्ल्यूबीसी सहित और आरबीसी रहित रक्त प्लाज्मा लिम्फ या लसिका या उत्तक द्रव कहलाता है, मतलब उसमें आरबीसी होता नहीं है। किसमें? लिम्फ और लसिका में। परिसंचरण तंत्र उच्च श्रेणी के जंतुओं में रक्त हृदय एवं रक्त वाहिनियों से मिलकर बना तंत्र परिसंचरण तंत्र कहलाता है। आगे है रक्त उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन तंत्र का मुख्य अवयव है जो लाल रंग के एक गाढ़े क्षारीय तरल पदार्थ के रूप में हृदय एवं रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने के दौरान शरीर से के सभी ऊतकों का संयोजन करता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। आगे है आपका धमनी। रुधिर की हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाला रुधिर वाहिकाएं धमनी कहलाती है। आगे शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके हृदय में वापस लाने वाला रुधिर वाहिकाएं शिराएं कहलाती है। रुधिर वाहिकाएं मतलब रक्त नलिकाएं। केशिकाएं धमनियां शरीर के विभिन्न भागों में बंटकर धमनियां कहलाती है। धमनियां शरीर के विभिन्न भागों में बंटकर धमनिकाएं बनाती है जो अंगों के अंदर विभक्त होकर अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं बनाती है जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। आगे है पेरिकार्डियम हृदय को बाहर से घेरने वाली पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय को जो ढके रहता है, सुरक्षा कवच कह सकते हैं। फाइब्रिनोजेन या प्रोथ्रोम्बिन या हेपरिन ये प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन है जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। आप ये याद रखें कि रक्त का थक्का किससे बनता है? फाइबर से बनता है। फाइब्रिनोजिन से बनता है, प्रोथ्रोम्बिन से बनता है और हेपरिन से बनता है। रुधिर वाहिनियां धमनी कोशिका
केशिका तथा शिरा को रुधिर वाहिकाएं या रुधिर वाहिनियां कहते हैं। द्विदली कपाट का मिट्रल कपाट, बायां अलिंद निलय छिद्र पर लगा कपाट मिट्रल कपाट कहलाता है। सिस्टोलियर प्रेशर, निलयों के संकुचन से रक्त पर उत्पन्न दबाव सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है और सामान्य व्यक्ति में इसका मान 120 mm पार के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। आगे कहते हैं डायलेस्टोटिक प्रेशर, निलयों के शिथिलन में रक्त पर उत्पन्न दबाव डायलेस्टिक प्रेशर है। इसका मान एक समान व्यक्ति में 80 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न होता है। इसीलिए मनुष्य का रक्त दाब कहा जाता है 120 mm बटा 80 mm, अर्थात 120:80। आगे है द्विगुण परिसंचरण, शरीर में रक्त परिवहन के एक चक्र का पूरा करने में रक्त का हृदय से होकर दोबारा गुजरना द्विगुण परिसंचरण कहलाता है। हृदय चक्र, हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना हृदय चक्र कहलाता है। हाइपरटेंशन, सामान्य से अधिक रक्तचाप हाइपरटेंशन कहलाता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन के रूप में जानते हैं। सिस्मोमैनोमीटर, रक्तचाप को मापने वाले एक विशेष उपकरण सिफ्गोमोमैनोमीटर कहा जाता है, जिससे रक्तदाब मापी जाती है। हृदयाघात, हाइपरटेंशन की अवस्था में आंतरिक रक्तस्राव हृदयघात अर्थात हार्ट अटैक कहलाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ECG एक विशेष यंत्र द्वारा हृदय पेशियों में उपस्थित मंद विद्युत धारा का अंकन ECG कहलाता है। SA नोड या साइनु ऑर्बिक्युलर नोड, यह एक विशेष प्रकार का तंत्रिका ऊतक है जिसके द्वारा हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन होता है। इसे पेसमेकर कहते हैं। रक्तचाप, महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। आपका आगे का चैप्टर है उत्सर्जन। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि उत्सर्जन में कौन कौन से शब्द हैं। उत्सर्जन वह जैव प्रक्रम जिसमें उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का निष्कासन होता है, तो उस प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। जल संतुलन, शरीर में जल की मात्रा का संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया जल संतुलन कहलाती है। आगे है उत्सर्जी पदार्थ, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। आगे है दोस्तों नेफ्रॉन, वृक्क की संरचना, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो सूक्ष्म लंबी एवं कुंडलित नलिकाओं की तरह होती है नेफ्रॉन कहलाती है। बोमन संपुटन, प्रत्येक नेफ्रॉन के आरंभ में मिलने वाली प्याले जैसी संरचना बोमेन संपुटन कहलाती है। वहीं ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुटन में अवस्थित रक्त केशिकाओं का जाल ग्लोमेरुलस कहलाता है। डायलाइसिस मशीन के डायलाइजर में भरे तरल पदार्थ को डायलाइसेट कहा जाता है। प्रतिस्कंदक, वैसे पदार्थ जो रक्त को जमने नहीं देते एवं इस तरल अवस्था में बनाए रखते हैं कि प्रतिस्पंदक कहलाता है। तो उदाहरण के लिए हेपरिन जो है वो रक्त को थक्का बनने नहीं देता है। मूत्रवाहिनी, मूत्राशय या मूत्रमार्ग, ये सभी मानव उत्सर्जन में भाग लेने वाले संरचनाएं हैं। कृत्रिम वृक्क, डायलिसिस मशीन को कृत्रिम वृक्क कहा जाता है। मैलिपिगियन कोष, बोमेन संपुटन एवं ग्लोमेरुलस का सम्मिलित रूप मैलिपिगियन कोष कहलाता है। हेनेल का चाप, नेफ्रॉन के अवरोही और अधिरोही चापों के बीच का विशेष भाग हेनेल का चाप कहलाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उच्च दाब पर होने वाला फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलस
ग्लोमेरुलस एक छनना पत्र की तरह कार्य करता है और एवं इसके द्वारा बोमेन संपुटन की पतली दीवार से छनकर वृक्क नलिकाओं में आए पदार्थ को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। यूरोक्रोम मूत्र में पाए जाने वाले पीले रंग का जो रंजक होता है उसे हम यूरोक्रोम कहते हैं। डायलिसिस या अपोहन प्राकृतिक वृक्क के कार्य न करने के कारण रुधिर में उत्सर्जी पदार्थों को छानने तथा जल एवं लवणों के उचित मात्रा के संतुलन के लिए कृत्रिम वृक्क का व्यवहार किया जाता है और यह प्रक्रिया डायलिसिस या अपोहन कहलाती है। आगे है हीमोडायलिसिस, रक्त शुद्धिकरण। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाती है। आगे है टैनिन, रेजिन एवं गोंद। ये पौधे द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है जो टैनिन वृक्षों की छाल में, रेजिन तथा गोंद पुराने जाइलम में संचित होते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है कि रेजिन गोंद कहाँ संचित होते हैं, तो पुराने जाइलम में। लैक्टेक्स पीपल, बरगद एवं कनेर की पत्तियों में गाढ़े तरल रूप में संचित उत्सर्जी पदार्थ को लैक्टेस या रबर क्षीर कहा जाता है। आगे है आपका अगला चैप्टर दोस्तों, नियंत्रण और समन्वय। इसके शब्दों को देख लेते हैं। पहला शब्द है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। उच्च श्रेणी के जंतुओं में तंत्रिकाओं नर्व्स द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय को तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय कहलाता है। रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रसायन हार्मोन्स से शरीर के क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है। आगे है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वाकर्षण में प्रभावित पौधे के अंगों की गति गुरुत्वानुवर्तन गति कहलाती है। रसायनानुवर्तन रासायनिक उद्दीपनों के कारण द्वारा होने वाली पौधे के आगे की गति को रसायनानुवर्तन कहते हैं। जलानुवर्तन पौधे के अंगों की जल की ओर होने वाली गति जलानुवर्तन कहलाती है। वृद्धि नियंत्रक पदार्थ ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो पौधे में उत्पन्न नहीं होते परंतु पादप हार्मोन की तरह ही कार्य करते हैं, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहलाते हैं। आगे है दोस्तों ऑक्सिन। पौधे के स्तंभ शीर्ष पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाला पादप हार्मोन जो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायता करता है या सहायक होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम पादप। आगे है ऑक्सिन कहते हैं। आगे कहता है जिब्रेलिन वैसा पादप हार्मोन जो पौधे को कोशिका विभाजन तथा दीर्घीकरण के लिए उत्तेजित करता है, जिब्रेलिन कहलाता है। अनुवर्तन गतियां या ट्रॉम्पिज्म बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण कर पौधे में उसके अनुसार होने वाली गतियां अनुवर्तन गतियां या ट्रॉपिज्म कहलाता है। आपका आगे है प्रकाशानुवर्तन। पौधे के अंगों में प्रकाश से प्रभावित होने वाली गति प्रकाशानुवर्तन गति कहलाती है। आगे अंतःस्रावी ग्रंथियां उच्च श्रेणी के जंतुओं में हार्मोन को उत्पन्न करने वाली नलिका वाहिनी ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधे रक्त में डाल देती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। आगे है दोस्तों घेघा। शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न एक रोग घेघा है जिसे गलकंड भी कहा जाता है। आगे इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित हार्मोन जो रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, इंसुलिन कहलाता है। आगे टेस्टेरॉन यह नर लिंग हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजेन यह स्त्री लिंग हार्मोन है। प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल कार्ड द्वारा निर्मित अनैच्छिक क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है, जैसे मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक आना, आँख झपकाना, ये सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं या रिफ्लेक्सिव एक्शन है। आगे है दोस्तों नॉरएपिनेफ्रिन यह हार्मोन एड्रिनल मेंडुला द्वारा स्रावित होता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा तथा रक्तचाप को शीघ्रता से बढ़ाता है। आगे सेरिब्रम।
सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो प्रायः पूरे मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा होता है, सेरिब्रम कहलाता है। सेरिब्रम आगे है क्रेनियम। मस्तिष्क जिस खोपड़ी में पाई जाती है उसे क्रेनियम कहते हैं। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपापचय का नियंत्रण करता है, थायरॉक्सिन कहलाता है। आगे दोस्तों, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्नाशय में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और जिसके द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, उसे लैंगरहैंस या द्वीपिकाएं कहते हैं। आगे है दोस्तों, एपिनेफ्रिन या एड्रीनालिन या एड्रीनिन एड्रिनल मेंडुला से स्रावित हार्मोन जो अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक तनाव, डर, गुस्सा, उत्तेजना की स्थिति में स्रावित होता है, उसे हम एपिनेफ्रिन या एड्रिनालिन या एड्रिनिन हार्मोन्स कहते हैं। आगे है कॉर्पस कैलोसम। सेरिब्रम के दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ने वाली तंत्रिका ऊतक कॉर्पस कैलोसम कहलाता है। आगे है दोस्तों, प्रतिवर्ती चाप। न्यूरॉनों में आवेग के संचरण का निश्चित पथ प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। आगे दोस्तों, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जीवों के शरीर में संदेश चालन के लिए तंत्रिकाओं की इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। आगे दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से बना तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। आगे दोस्तों, गैलियन तंत्रिका कोशिकाओं के गुच्छ को गैंग्लियन कहते हैं। वहीं पांस वायरोलोई यह मेंडुला के अग्रभाग में स्थित होता है और वह श्वसन को नियंत्रित करता है। एक्सॉन न्यूरॉन के साइटोन से निकला सबसे लंबा प्रवर्धन एक्सॉन कहलाता है। आगे है दोस्तों, सिनैप्स एक न्यूरॉन के एक्सॉन का दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के संपर्क स्थल को सिनेप्स कहते हैं। लोड ऑफ रेनवियर एक्सॉन में वे जगह जहां वालियन शीथ अनुपस्थित होते हैं लोड ऑफ रेनवियर कहे जाते हैं। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित विशिष्ट कार्बनिक यौगिक जो अपने अल्प मात्रा से ही विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियात्मक कार्यों के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए पर्याप्त होते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। आगे दोस्तों, पीयूष ग्रंथि या प्यूटरिटी ग्लैंड कई महत्वपूर्ण ग्रंथियों का नियंत्रण करने वाली मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि या प्यूटरिटी ग्लैंड कहते हैं। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन जो हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करता है, वृद्धि हार्मोन कहलाता है। आगे है दोस्तों, मेनिंजेस तंतुमय संयोजी ऊतक की एक झिल्ली जो मस्तिष्क खोपड़ी को चारों ओर से घेरे रहती है, मेनिंजेस कहलाती है। आगे दोस्तों, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाला रासायनिक पदार्थ पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहलाता है। साइटोकाइनिन कोशिका द्रव विभाजन को उत्तेजित करने वाला पादप हार्मोन साइटोकाइनिन कहलाता है। एब्सिलिक अम्ल पौधे से पत्तियों, फूलों तथा फलों के गिरने को नियंत्रण करने वाला पादप हार्मोन एब्सिलिक अम्ल कहलाता है। एथिलीन गैस के रूप में पौधे के तने के अग्रभाग में बनने वाला पादप हार्मोन जो कि फलों को पकाने में सहायता करता है, एथिलीन या फल पकाने वाला हार्मोन कहलाता है। आपका अगला चैप्टर है दोस्तों जनन। तो देखते हैं कि जनन में कौन कौन से शब्द हैं। जनन वह जैव प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी प्राणियों अपने सदृश जीवों को उत्पन्न करते हैं।
जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जनन की वह विधि जिसमें जीवों का सिर्फ एक व्यष्टि यानी एक व्यष्टि जीव ही भाग लेता है। जनन के बाद उत्पन्न संतान आनुवांशिक गुण में ठीक जनकों के समान होती है, अलैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन जनन की वह विधि जिसमें दो भिन्न भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। बीजाणु या स्पोर बीजाणुधानी के भीतर निर्मित अनेक छोटे छोटे गोले हल्की संरचनाओं को जीवाणु बीजाणु या स्पोर कहते हैं। अपखंडन या पुनर्जनन, आगे है अपखंडन या पुनर्जनन, जनन की एक विधि जिसमें सरल जीवों के टुकड़े विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करते हैं, अपखंडन या पुनर्जनन कहलाते हैं। गुणसूत्र आनुवांशिक गुणों का संदेशवाहक जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, गुणसूत्र कहलाता है। डीएनए प्रतिकृति डीएनए अणु की प्रतिकृति तैयार होना डीएनए प्रतिकृति कहलाता है। द्विखंडन वैसा विखंडन जिसके द्वारा एक व्यष्टि से खंडित होकर दो का निर्माण होता है, द्विखंडन कहलाता है। मुकुलन यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। कायिकी प्रवर्धन जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिकी या वर्धी भाग जैसे जड़ तना पत्ती उससे विलग होकर परिवर्धित होकर एक नया पौधे का निर्माण करता है, तो उसे हम कायिकी प्रवर्ध कहते हैं। युग्मनज या जाइगोट नर एवं मादा युग्मक शुक्राणु एवं अंडाणु के संलग्न या संयुग्मन के फलस्वरूप बनने वाले संरचना युग्मनज या जाइगोट कहलाती है। एक लिंग जीव जब नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं तब जीव एकलिंगी जीव कहलाते हैं। द्विलिंगी या उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट सभी एक ही का नाम है। ऐसे जीव जिनमें नर और मादा लिंग एक ही व्यष्टि में मौजूद होते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी कहलाते हैं। क्लोन उत्तक संवर्धन विधि से तैयार पौधे को क्लोन कहा जाता है। अनुजात विखंडन विधियों में उत्पन्न वंशज को अनुजात कहा जाता है। और उत्तक संवर्धन कायिकी जनन की एक आधुनिक तकनीक जिसमें स्वस्थ वांछित पौधे में उत्तक का एक छोटा टुकड़ा लेकर पोषक माध्यम में विकसित किया जाता है, उसे उत्तक संवर्धन कहते हैं। आगे है दोस्तों कैलस। उत्तक संवर्धन द्वारा उत्पन्न पादप उत्तक का एक असंगठित पिंड कैलस कहलाता है। पुमंग यह पुष्प का नर भाग होता है। जायांग यह पुष्प का मादा भाग होता है। भ्रूणकोश बीजांड के भीतर भ्रूणकोश पाया जाता है। अंकुरन बीज से नए पौधे विकसित होने की प्रक्रिया को अंकुरन कहा जाता है। आगे है दोस्तों परागण। पराग कणों को पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। स्वपरागण एक ही पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। परपरागण एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण परपरागण कहलाता है। हर्पिस यह एक वायरस जनित लैंगिक जनित संचरित रोग है। एड्स यह HIV के कारण वायरस जनित अनैतिक यौन संबंधों तथा संक्रमित रक्त से होने वाला रोग है। सिफिलिस यह बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला एक लैंगिक रोग है। कॉपर्टी स्त्रियों के गर्भाशय में स्थापित किया जाने वाला परिवार नियोजन का एक साधन कॉपर्टी कहलाता है। पुरुष नसबंदी शैल क्रिया द्वारा शुक्रवाहिकों को काटकर धागे से बांधना जिससे वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं का प्रवाह स्त्री योनि में न हो पाए पुरुष नसबंदी कहलाता है। स्त्री नसबंदी शैल क्रिया द्वारा फैलोपियन नलिका को काटकर धागे से बांध दिया जाना जिससे अंडाणु गर्भाशय की ओर नहीं आ पाए स्त्री नसबंदी कहलाता है। निषेचन नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संयुग्मन निषेचन कहलाता है। द्विनिषेचन पौधे में जब एक नर युग्मक बीजांड में अवस्थित अगुणित
एक न्यूक्लियस में एक दूसरा नर युग्मित न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस से संयोग करता है, द्विनिषेचन कहलाता है। परांकुर अंकुरण के दौरान वह रचना जिसमें भावी परोह का विकास होता है, परांकुर कहलाती है। मूलांकुर अंकुरण के दौरान वह रचना जो भावी जड़ का विकास करता है, मतलब जो तने का विकास करता है परांकुर, जो जड़ का विकास करता है मूलांकुर कहलाता है। प्लेसेंटा भ्रूण को मादा के गर्भाशय की दीवारों से जोड़ने वाली संरचना प्लेसेंटा कहलाती है। रजोधर्म या ऋतुस्राव चक्र मानव के अंड के निषेचन न होने की अवस्था में स्त्रियों के योनि मार्ग से होने वाले मासिक स्राव को रजोधर्म या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज वह स्थिति जिसमें नारी में संतान जनन की क्षमता समाप्त हो जाती है, रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहलाती है। आगे आपका चैप्टर है आनुवांशिकता तथा जैव विकास। आनुवांशिकता जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों के प्रेषण या संचरण को आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकी लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियां तथा कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। समजात अंग अपने वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करने वाले वे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में एक प्रकार के हों, समजात अंग कहलाते हैं। असमजात अंग ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति या उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न हो परंतु कार्य के दृष्टि से एक ही कार्य करते हों, तो उन्हें हम असमजात अंग कहते हैं। जैसे तितली तथा पक्षी के जो पंख होते हैं असमजात अंग के उदाहरण हैं। अवशेषी अंग जंतुओं के शरीर के लिए अनावश्यक अंग अवशेषी अंग कहलाते हैं। जीवाश्म पत्थरों पर विलुप्त जीवों के चिन्ह जीवाश्म कहलाते हैं। आगे है 7वां मतलब रेडियो कार्बन काल निर्धारण। एक जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का एक वैज्ञानिक तरीका है जो रेडियो कार्बन द्वारा किया जाता है। इसे रेडियो कार्बन काल निर्धारण या कार्बन 40 या कार्बन डेटिंग या कार्बन फॉल्सिंग पद्धति कहते हैं। आगे है दोस्तों आणविक जातिवृत्ति। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन को द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज करना आणविक जातिवृत्ति कहलाती है। डार्विनवाद प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास डार्विनवाद कहलाता है। लामार्कवाद उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत लामार्कवाद कहलाता है। लक्षण प्रारूप वैसे लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं लक्षण प्रारूप कहते हैं। जिन लक्षणों जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं जिन प्रारूप कहते हैं। लिंग क्रोमोसोम मानव में विभिन्न आकार का जोड़ा 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। इसमें से 23वां जो जोड़ा होता है वो लिंग निर्धारण करता है, इसलिए इसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। जैव विकास सजीव जगत में प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों से वर्तमान के जटिल प्राणियों का जो विकास हुआ है ये जैव विकास कहलाता है। अभिलक्षण विभिन्न जीवों की बाह्य आकृति एवं उनके व्यवहार का विवरण अभिलक्षण कहलाता है। उपार्जित लक्षण वातावरण के प्रभाव से या अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जीवों के शरीर में होने वाले परिवर्तन को उपार्जित लक्षण कहते हैं। आनुवांशिकी विचलन जीन की बारंबारता में निरुद्देश्य होने वाले परिवर्तन आनुवांशिक विचलन कहलाता है। जीन कोश किसी प्रजाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन कोश कहलाता है। आगे है सूक्ष्म विकास। लघु पैमाने पर एक नई उप प्रजाति का विकास सूक्ष्म विकास कहलाता है। जाति उद्भवन एक या एक से अधिक उप प्रजाति का उद्भव जाति उद्भवन कहलाता है। आगे है दोस्तों विभिन्नता। एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं।
गुणसूत्र या क्रोमोसोम पैतृक गुणों के संचरण के लिए उत्तरदायित्व जीन वाहक संरचना को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। जीन डीएनए का वह भाग जिससे किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक सूचना रहती है उसे हम जीन कहते हैं। आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका ईस्वी सन 1822 से 84 को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। संकर जब दो विभिन्न लक्षणों वाले पौधे के क्रॉस से एक नया पौधा उत्पन्न होता है तो उसे हम संकर या हाइब्रिड कहते हैं। प्रभावी लक्षण संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में दिखाई पड़ने वाला लक्षण को प्रभावी लक्षण कहा जाता है। अप्रभावी लक्षण संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में मौजूद रहते हुए नहीं दिखाई देने वाला लक्षण अप्रभावी लक्षण कहे जाते हैं। वहीं प्रथम संतति पीढ़ी F1 दो विभिन्न लक्षणों वाले जनकों के संकरण से उत्पन्न पहली पीढ़ी प्रथम संतति पीढ़ी F1 कही जाती है। आगे देखें तो एक संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 होता है। वहीं मेंडल का प्रथम नियम या पृथक्करण का नियम संकर नस्ल की पीढ़ी में दोनों प्रभावी एवं अप्रभावी गुण साथ साथ होते हैं परंतु अगली पीढ़ियों में अलग अलग हो जाते हैं। इसे मेंडल का प्रथम नियम या पृथक्करण नियम कहलाता है। आगे है दोस्तों द्विगुण संकरण। दो जोड़े विपरीत गुण के वंशागति का अध्ययन करने हेतु संकरण प्रयोग द्विगुण संकरण कहलाता है। आपका आखिरी चैप्टर है हमारा पर्यावरण। इसके शब्द हैं पर्यावरण हमारे चारों ओर फैला हुआ जैव और अजैव कारकों से निर्मित आवरण जिसमें हम जीव निवास करते हैं पर्यावरण कहलाता है। आगे पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों तथा उन पर पड़ने वाला वातावरण के प्रभाव से बने तंत्र को पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। आगे दोस्तों पारिस्थितिकी संतुलन अजैव घटक एवं पर्यावरण में अवस्थित सारे जीव तथा उनकी गतिविधियों के बीच एक सही संतुलन पारिस्थितिकी संतुलन कहलाता है। जैव निम्नीकरण पदार्थ ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाता है। आगे जैव अनिम्नीकरण पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनका जैविक अपघटन नहीं हो पाता जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहलाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल में उपलब्ध CO2 की वृद्धि से पृथ्वी के तापमान में होने वाले वृद्धि को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ओजोन स्तर वायुमंडल में पृथ्वी से 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में अवस्थित ओजोन की परत को ओजोन स्तर कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत का अपक्षय करने वाला एक हानिकारक रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में कमी के कारण बना छिद्र ओजोन छिद्र कहलाता है। कचरा प्रबंधन कचरे को एक जगह एकत्र कर उसका वैज्ञानिकी तरीके से समुचित निपटारा करना कचरा प्रबंधन कहलाता है। DDT यह एक जैव अनिम्नीकरण प्रकनाशी है जो जैव आवर्धन क्रिया को दर्शाता है। आगे है दोस्तों एरोसोल वायुमंडल में उपस्थित निलंबन सूक्ष्म ठोस तथा तरल कण के बादल को एरोसोल कहते हैं। पोषी स्तर आहार श्रृंखला का प्रत्येक स्तर पोषी स्तर कहलाता है। लिंडमान का नियम आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा के 10% ऊर्जा का अगले पोषी स्तर में स्थानांतरण और शेष 90% ऊर्जा का व्यवहार विभिन्न प्रकार से होना लिंडमान का नियम कहलाता है। जलवायु पारिस्थितिकी तंत्र का अजैव अवयव है जिसके अंतर्गत सूर्य प्रकाश तापक्रम आर्द्रता वर्षा दाब आदि आते हैं। जैव आवर्धन जैव अनिम्नीकरण पदार्थों का आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों में उत्तरोत्तर वृद्धि जैव आवर्धन कहलाता है। अगले पार्ट में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे कुछ अलग तरीके से बायोलॉजी को पढ़ते हैं।